Welcome to my YouTube channel Study with Muskan. So here we are with the new topic and the new video, and the topic is job analysis. So today we understand about job analysis and different perspective, different aspects of job analysis. ओके सो जॉब एनालिसिस को समझने से पहले हम जॉब को समझते हैं कि जॉब क्या होता है। अगर इन सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझें तो कोई पर्सन किसी के लिए कुछ काम करता है और उसके बदले में उसे पैसे मिलते हैं, दैट इज जॉब। जॉब इतनी ही होती है। ठीक है। हमने किसी और के लिए कुछ काम किया, कुछ अपना टाइम दिया, अपने एफर्ट्स लगाए, कुछ काम करके सामने वाले को दिए, उसके बदले में हमने उससे पैसे लिए, दैट मीन्स जॉब। हम इसको बहुत इजी वर्ड्स में समझते हैं कि जॉब में हमें सामने वाले के बिजनेस, किसी का बिजनेस है और बिजनेस के उस बिजनेस के लिए हम जॉब कर रहे हैं, किसी कंपनी के लिए हम जॉब कर रहे हैं, तो वहां पे हमें उस कंपनी के लिए या उस बिजनेस के लिए हमें सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करनी पड़ेंगी। बदले में सैलरी की, हमें उसके बदले सैलरी मिलेगी, दैट इज जॉब। एंड अब आप इसको इसमें रीड भी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन दी हुई है। अ जॉब में बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन और एग्रीगेशन ऑफ टास्क, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जॉब के अंदर हमें कुछ टास्क, कुछ ड्यूटीज और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करनी होती हैं। ठीक है। विच एज अ होल आर रिगार्डेड एज द रेगुलर असाइनमेंट टू इंडिविजुअल एम्प्लॉयज, जो कि रेगुलरली हमें करना होता है जब तक कि हम उस जॉब में वर्क कर रहे हैं। टास्क, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें रेगुलरली फुलफिल करनी होती है जब तक हम किसी कंपनी में या किसी बिजनेस में वर्क कर रहे हैं। In other words, when the total work is to be done is divided and grouped into packages, we call it as a job. So job का बहुत ही easy meaning है कि जब हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज या टास्क दिए जाते हैं और हम उनको फुलफिल करते हैं इन रिटर्न ऑफ सम इंसेंटिव, सैलरी या मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी किसी भी चीज के लिए, तो उस रिटर्न में हमें ये सारी चीजें मिलती हैं, दैट्स इट। नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट जॉब एनालिसिस। तो जॉब एनालिसिस जो टॉपिक है या जो चीज है, वो हायरिंग प्रोसेस के टाइम पे काम आती है। मतलब ऐसा जॉब एनालिसिस किसी हायरिंग प्रोसेस इन द सेंस किसी एम्प्लॉय को काम नहीं आएगी जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस कौन करता है? जो हायर करता है। एचआर हायर कर रहा है या कोई भी मैनेजर है कंपनी में, वो हायर कर रहा है, तो उससे जॉब एनालिसिस करने की नीड होती है। कैसे जॉब एनालिसिस वो कैसे करेगा? वो स्टडी करेगा, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा कि किस पर्टिकुलर पोजीशन को हमें फुलफिल करना है। मतलब कौन सी पूरी कंपनी में कौन सी पोजीशंस वेकेंट हैं और किस पोजीशन पे हमें किस बंदे को लाके रखना है। दैट मीन्स राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम इन द राइट प्लेस। ठीक है। तो कहाँ गैप आ रहा है कंपनी में, कहाँ किस जगह पे हमें एम्प्लॉयज की हायरिंग करनी है, कहाँ पे हमें एम्प्लॉयज को लाके रखना है और कितने एक्सपीरियंस वाले बंदे को लाके रखना है कि फ्रेशर को रखना है। ये सारी चीजें जब उसे डिसाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जॉब एनालिसिस करना पड़ेगा कि कंपनी में कहाँ वेकेंट पोजीशन है, कहाँ पे गैप आ रहा है, क्या चीज है क्या नहीं है, कि एक्सपीरियंस बंदे को रखूं, और एक्सपीरियंस हो भी तो कौन सी फील्ड का एक्सपीरियंस हो, और साथ में फ्रेशर हो या उसकी सैलरी क्या होनी चाहिए, या कितनी फास्ट हायरिंग करनी है या धीरे धीरे भी करेंगे तो चलेगा। ये सारी चीजें जो हायरिंग कर रहा होगा ना बंदा, जो हायर कर रहा होगा, उसको जॉब एनालिसिस करने की नीड रहती है। तो जॉब एनालिसिस का बहुत इजी मीनिंग है, जब हम किसी को कंपनी में हायर करने से पहले जॉब एनालिसिस करना पड़ता है कि क्या कैसे कब कहाँ करना है और कौन सा बंदा अपन को हायर करना है। जॉब एनालिसिस के स्टेप्स क्या हो सकते हैं? सबसे पहले जॉब एनालिसिस के लिए हमें दो चीजों पे ध्यान देना रहेगा, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। ठीक है। अब इसको हम डिटेल में आगे थोड़ा और समझेंगे, और इन दोनों को करने के लिए हमें पहले करनी पड़ेगी एचआर प्लानिंग, देन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जॉब इवेल्युएशन, रेम्यूनरेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, पर्सनल इंफॉर्मेशन, सेटिस्फाई एंड हेल्थ। ठीक है। ये सारी चीजें हमें जॉब एनालिसिस को करने के लिए करनी पड़ेगी। इसको अभी हम आगे और डिटेल में समझते हैं। ओके। तो जॉब एनालिसिस हमने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले समझा
तो जॉब एनालिसिस में हमने एक चीज और मुझे बतानी थी कि हमने ये समझा कि हायरिंग के पहले जॉब एनालिसिस करना होता है, बट कई बार ऐसा भी होता है हायरिंग के बाद भी हमें जॉब एनालिसिस करना पड़ता है। सपोज हमने किसी बंदे को हायर कर लिया, अब उस बंदे को हमने हायर करने के बाद क्या बोलते हैं कि वो बंदा इतना परफेक्ट नहीं है। हमको हायर करना चाहिए था कि कोई प्लेस मान लो वेकेंट है कंपनी में, और हमको हायर करना चाहिए था 5 साल वाला बंदा। हमने हायर कर लिया फ्रेशर, उसको कुछ आता ही नहीं। अब हमको पूरी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देनी पड़ रही है, और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दे भी दिया, उसके बाद भी वो उतना परफेक्ट आउटपुट नहीं दे पा रहा है, इतना परफेक्ट काम नहीं कर पा रहा है। या सपोज फ्रेशर नहीं भी 2 साल वाले बंदे को हायर कर लिया, जबकि हमको जरूरत है 5 साल वाले बंदे की, मतलब जिसको 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस हो, और हमने हायर कर लिया या तो फ्रेशर या तो 2 साल वाला, 2 साल का एक्सपीरियंस वाला, तो उसको ज्यादा कुछ आता ही नहीं। हमने उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी दे दिया, सब कर लिया, लेकिन वो उतना परफॉर्मेंस अच्छा दे ही नहीं पा रहा है, वो हमारे एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक कर ही नहीं पा रहा है काम। तो अब हमें फिर से जॉब एनालिसिस करने की नीड लगेगी। अब हमें ये लगेगा कि हम अगर इसको सुधारेंगे, इस बंदे को जितना भी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देंगे, या इस बंदे को बहुत ज्यादा हम मतलब ट्रेन करने की कोशिश करेंगे, तो हमारा कितना कॉस्ट जाएगा, कितना टाइम लगेगा। और इतनी देर में अगर इसको सिखाने के चक्कर में, इतनी देर में अगर अच्छे से अच्छा बंदा अगर अपन को कोई मिल रहा है, हायर हो रहा है, और इतनी कॉस्ट में हो रहा है, जितनी सैलरी हम इसको दे रहे हैं इतनी सैलरी में हो रहा है, या इससे कम में भी हो रहा है, तो अपन क्या करना चाहिए, मतलब वो ऑप्शन चूज करना चाहिए, ये ऑप्शन, मतलब ऐसे डिसाइड करने के लिए तब भी हम जॉब एनालिसिस करते हैं। वैसे तो अधिकतर पहले ही करते हैं, बट सपोज अगर मान लो हमने गलती से गलत बंदे को हायर कर लिया, तो अब वो उतना परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा, तो बाद में भी करने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये बताना था मुझे। अब हमारे पास जॉब एनालिसिस करने के लिए दो चीजें होती हैं, ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन बनाना पड़ता है और जॉब स्पेसिफिकेशन। अब जॉब डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब है, अब जब भी हम किसी जॉब को जितने भी जॉब वाले हैं वो तो समझते हैं इस बात को, कि जब भी हम किसी जॉब में मतलब शुरू में जब हम बात करते हैं किसी जॉब की, तो हम बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन भेज दो। हम किसी एचआर का या कभी भी किसी का कॉल आता है कि ये पोजीशन वेकेंट है, ये है, ये है, तो हम बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन आप शेयर कर दो, मैं वो देख लूंगी, या तो फिर मैं बता दूंगी आपको कि मतलब मैं वो फिर आगे हम प्रोसेस को बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम पहली चीज मांगते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब होता है, उसके अंदर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन होती हैं जो भी हमें करनी है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या फिर जॉब टाइटल, जॉब लोकेशन, जॉब समरी, बेसिकली हमें जॉब पे करना क्या रहेगा, जॉब किससे रिलेटेड है, पूरा जॉब का ओवरव्यू, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, उसकी जॉब की पूरी समरी रहती है जॉब डिस्क्रिप्शन में। उसमें क्या क्या हमें ड्यूटीज, क्या क्या टास्क फुलफिल करने रहेंगे, वो सारी चीजें। समटाइम्स अगर कोई टेक्निकल बंदा है तो उसको कौन कौन सी स्किल्स आनी चाहिए, जावा, पाइथन, C++, जो भी जितनी भी टेक्निकल चीजें हैं, टेक्निकल लैंग्वेजेस हैं, जो भी हैं, वो सारी उसमें मेंशन रहेंगी, ठीक है। तो बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ ओवरव्यू अबाउट द जॉब, अबाउट जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टास्क, ड्यूटीज। इट इज अ काइंड ऑफ समरी, मतलब पूरी समरी रहती है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन बनाना किसी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, अगर हम हायरिंग स्टार्ट कर रहे हैं, कोई पोजीशन वेकेंट है, तो हमें सबसे पहले उसका जॉब डिस्क्रिप्शन बनाना पड़ेगा। दूसरी चीज जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन का क्या मतलब होता है कि पर्टिकुलरली बंदे में कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल का, 5 साल का, या उसने, कई लोग ऐसे भी बोलते हैं, कई सारी कंपनी ऐसे भी बोलती है कि बंदे ने जो है बीटेक, एमटेक, या एमबीए, या जो भी अकॉर्डिंग टू द पोजीशन, जो भी क्वालिफिकेशन हमें रिक्वायर होती है, तो वो ये कई कंपनीज ये भी बोलती हैं कि मतलब उसका इस साल में 2020 का ही बीटेक करा हुआ होना चाहिए, या 2020 का एमटेक, या 2022 का एमबीए करा हुआ होना चाहिए। मतलब ऐसे ईयर भी स्पेसिफाई कर देती हैं काफी सारी कंपनीज, इसी ईयर का ही करा होना चाहिए उसकी कंप्लीट पढ़ाई, ठीक है। और या फिर मतलब उसको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 साल का मैंडेटरी है, ऐसे
ठीक है, जैसे अब टेक्निकल वो है तो उसको आईटी में बंदे को, सामने वाले को समझो कि आईटी में अगर 10 साल का है, लेकिन उसको पाइथन में 5 साल का कंपलसरी होना चाहिए। भले आईटी में 10 साल का ठीक है, 5 साल का पाइथन में होना कंपलसरी। तो ऐसे भी स्पेसिफाई कर देते हैं कई लोग, जावा में 3 साल का मैंडेटरी है। तो ऐसी भी चीजें होती है, या उसने 2 इंटर्नशिप करी हुई होनी चाहिए, या उसको उसने कुछ कोर्सेज किए हुए होने चाहिए, कोर्सेज के नाम मेंशन कर देती हैं, या स्किल्स करी हुई, स्किल्स उसके अंदर ये होनी चाहिए। तो जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब ये है कि कुछ स्पेसिफिक चीजें जो हमें चाहिए ही चाहिए, मतलब जिनमें हम मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती कंपनीज। तो हायरिंग से पहले ये भी हमें सोच, मतलब ये भी हमें डिसाइड कर लेना पड़ता है कि ये चीजें होनी चाहिए बंदे में। तो जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब वो है। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब ओवरव्यू अबाउट द जॉब, और जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब कुछ मैंडेटरी, कुछ इंपॉर्टेंट या कुछ बहुत ज्यादा मैंडेटरी चीजें जो होनी ही होनी चाहिए, जिनके बिना काम नहीं चलेगा। नाउ अब ये पूरी प्रोसेस है सबसे पहले जॉब एनालिसिस की। ठीक है, अब जॉब एनालिसिस में सबसे पहले एचआर ने प्लानिंग करी कि भैया ये जगह पे यहाँ यहाँ पे वेकेंट पोजीशन है, इसको हमें फुलफिल करना है, इतने इतने टाइम में फुलफिल करना है, और फास्ट हायरिंग करनी है या थोड़ा धीरे भी चलेगा, ये सारी प्लानिंग, और कितने कितने बजट में पूरी हायरिंग करनी है, ये सारी चीजें एचआर ने पहले प्लानिंग करी। उसके बाद उसने रिक्रूटमेंट स्टार्ट किया। अब रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन बहुत इजी है। रिक्रूटमेंट कैसे, जॉब पोस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया, या कॉलिंग करना स्टार्ट कर दी। ठीक है, अलग अलग पोर्टल्स होते हैं काफी सारे, नौकरी.com, लिंक्डइन, इंडीड, काफी सारे पोर्टल्स होते हैं, उस पे पोस्ट कर दिया, उस पे डाल दिया कि ये इस पोजीशन की हायरिंग चल रही है, अर्जेंट हायरिंग है, ये है वो है सब। ठीक है, उसके बाद उसमें काफी सारे लोगों ने अप्लाई किया, रिज्यूम्स आए अपने पास, अपन ने शॉर्ट लिस्टिंग करी, देन उनके इंटरव्यूज हुए, देन सिलेक्शन हो गया। तो ये पूरी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की प्रोसेस हो गई। ठीक है, जो भी पोटेंशियल कैंडिडेट थे, जो भी अपने काम के कैंडिडेट थे, उनको अपन ने रिक्रूटमेंट करते टाइम जो पूल बन गया था कैंडिडेट्स का, बहुत सारे कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन आ गए थे, उसमें से शॉर्ट लिस्टिंग करके सिलेक्ट कर लिया अपन ने इंटरव्यू लेके। उसके बाद अपन ने उसको हायरिंग कर ली। हायरिंग के बाद अगर उसको ट्रेनिंग की नीड है तो हम उसको ट्रेनिंग देंगे, नहीं है एक्सपीरियंस बंदा है तो ठीक है, बट थोड़ी बहुत ट्रेनिंग तो हर पर्सन को न्यू कंपनी में जाओ तो देनी पड़ती है। ठीक है, उसको ट्रेनिंग देंगे। देन उसके बाद उसका जॉब इवेल्युएशन, अब ट्रेनिंग दे दी, सब कर दिया, अब मतलब अब वो अपने वर्क कर रहा है, अच्छे से वो वर्क कर रहा है कंपनी में। ठीक है, तो अब हम उसका जॉब इवेल्युएशन करेंगे। जॉब इवेल्युएशन मतलब कि हम देखेंगे कि जो हमने उसको सिखाया, जो ट्रेनिंग दी, या जो चीजें हमें चाहिए थी एक पर्सन में, वो इसमें है या नहीं, ये उतना अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं, वैसे करके अपन जॉब इवेल्युएशन करेंगे। वो जॉब इवेल्युएशन कैसे भी हो सकता है, कोई मैनेजर है जो ऑब्जर्व कर ले उसको, बंदे को, या फिर हम उसको उसके जो मैनेजर के थ्रू हम उसको ऑब्जर्वेशन हो सकता है, या फिर काफी सारी चीजें हो सकती है, रिजल्ट देख सकते हैं अपन, आउटपुट देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रेम्यूनरेशन। ठीक है, रेम्यूनरेशन तो एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग भी डिसाइड होता है, बट बाद में अगर वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है तो हम उसके वेरिएबल पे, या फिर उसका इंक्रीमेंट, या फिर प्रमोशन भी हो सकता है, या उसका जो फिक्स्ड है वो तो उतना ही रहेगा, लेकिन वेरिएबल में कुछ हम ऊपर ज्यादा कम कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल पेमेंट में जो परफॉर्मेंस अप्रेजल, फिर एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल जब हुआ, तो उसने अगर ज्यादा बहुत हमारा अप टू द मार्क अच्छे से काम किया है उसने, तो हम उसको प्रमोशन भी दे सकते हैं, इंक्रीमेंट भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जब ज्वाइनिंग के टाइम, हम सारी ज्वाइनिंग के ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम ज्वाइनिंग के टाइम का पॉइंट है ये, उस टाइम पे हम उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखाते हैं, उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते हैं। तो ये उस टाइम का पॉइंट है जब हम हायरिंग करते हैं, एट द टाइम ऑफ वी नीड टू check the personal background of the candidate, of the person, उसकी फैमिली बैकग्राउंड, उसका सारा रिकॉर्ड चेक करना पड़ता है। ठीक है ना, हेल्थ एंड सेफ्टी, ये भी उसी टाइम का पॉइंट है जब हम हायरिंग करते हैं। इंटरव्यू के बाद जब सिलेक्शन हो जाता है तो हमें उसका जो हेल्थ एंड सेफ्टी चेकअप करवाना पड़ता है कि वो मेंटली एंड फिजिकली फिट है या नहीं। तो ये बेसिकली पूरी प्रोसेस है हायरिंग की, कि हम कैसे
मतलब किसी वेकेंट पोजीशन को पहले जॉब एनालिसिस करते हैं। जॉब एनालिसिस के बाद हम दो चीजें बनाते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। जो एचआर या जो कंपनी का मैनेजर है जो हायरिंग स्टार्ट करेगा वो डिसाइड करेगा, उसके बाद ये हायरिंग प्रोसेस को वो फॉलो करेगा। या सो दैट्स इट। ओके, सो नाउ मेथड्स ऑफ जॉब एनालिसिस। मेथड्स ऑफ जॉब एनालिसिस 5 टाइप्स की होती हैं: इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनायर, वर्क सैम्पलिंग एंड क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक। ओके, सो इंटरव्यू। इंटरव्यू मीन्स सपोज एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू तो सारी चीजें हम चेक करते ही हैं। पर्सन के अंदर क्या स्किल सेट है, मतलब रिस्पॉन्सिबल है या नहीं पर्सन, ये सारी चीजें तो हम चेक करते ही इंटरव्यू टाइम पे। बट सपोज हमने पर्सन को हायर कर लिया, और हायर करने के बाद, हायरिंग के बाद हमने जब उसने वो वर्क करने लगा तो वो इतना प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, उसे कुछ टारगेट मीट करने में कुछ दिक्कत आ रही है, या कुछ चीजें हो रही हैं उसके साथ जो वो इतना परफेक्ट नहीं कर पा रहा है, परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो हम उसका एक इंटरव्यू कंडक्ट करवाएंगे कि उसे कहाँ दिक्कत आ रही है, या वो क्यों परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं दे पा रहा है, ये क्या चीजें हैं, वो सारी डिस्कस करने के लिए हम इंटरव्यू करवाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक जॉब एनालिसिस की मेथड है कि अब सपोज हमने मतलब मान लो हमें 5 साल के एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए था, अब हमें हायरिंग हो नहीं पा रही थी, हमारा बजट कम था, या हमें जल्दी अर्जेंट हायरिंग करनी थी, या कुछ भी दिक्कत थी, हमने 3 साल वाले बंदे को हायर कर लिया, वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है, हमने उसको ट्रेनिंग भी दी तो भी वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो अब हम उसका इंटरव्यू करवाएंगे। अब हम हायरिंग के बाद, अब हमसे गलती तो हो गई, अब हम जॉब एनालिसिस करेंगे कि अब हम क्या डिसीजन ले सकते हैं, उससे कहाँ दिक्कत आ रही है, तो हम वो समझेंगे, उससे फिर उस अकॉर्डिंग ट्रेनिंग देंगे, या जो भी रास्ता या जो भी सॉल्यूशन निकल पा रहा होगा हम वो निकालेंगे। तो ये है इंटरव्यू। दूसरा है ऑब्जर्वेशन। हम उसे रियल टाइम ऑब्जर्व करेंगे, अब वो उसका मैनेजर करेगा, या जो भी करे, जो भी उसके टीम का जो मेन मैनेजर होगा वो, या फिर कंपनी का बॉस या एचआर या जो भी, वो उस बंदे को ऑब्जर्व करेगा कैमरा से, ऐसे नॉर्मली वर्क करते हुए, कि कितना कैसा वो वर्क कर पा रहा है, कैसा परफॉर्म कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से काफी सारी कंपनीज में प्रोबेशन पीरियड भी रखा जाता है। प्रोबेशन पीरियड क्यों रखा जाता है? अगर 6 मंथ्स या 3 मंथ्स में हमें उस बंदे का काम नहीं जमा, तो हमें उसको रिप्लेस करने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो, मतलब परमानेंट करने से पहले हम प्रोबेशन पीरियड रखते हैं, तो वो इसी वजह से रखते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाता है, और अगर सही है सब कुछ तो कंटिन्यू करेंगे उसके साथ, नहीं है तो उसको रिप्लेस करने का सोचेंगे, या उसको ट्रेनिंग देने का सोचेंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड मेथड है क्वेश्चन आयर। क्वेश्चन आयर क्वेश्चन आयर का मतलब ये है कि कुछ स्ट्रक्चर्ड मतलब कुछ क्वेश्चन सेट है हमारे पास, वो कंपनी में या तो कई बार हम गूगल फॉर्म स्प्रेड कर देते हैं, या सपोज हमने किसी टीम में एक नए बंदे को हायर किया तो उसकी पूरी टीम से हम क्वेश्चन फिल करवाएंगे कि ये बंदा किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, या उस पर्सन से ही फॉर्म फिल करवाएंगे, या उसको बिठा के उससे कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे। कुछ क्वेश्चन हमने सेट करके रखे हैं ऑलरेडी, स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चन है अपने पास, वो हम उससे पूछ लेंगे सामने की सामने, या हम उसी को गूगल फॉर्म भेज देंगे कि भाई भर दे तू, या उसके टीममेट्स को भेज देंगे कि भैया इसके बारे में तुम भरो, बताओ कि ये कैसा वर्क कर रहा है, क्या कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करने के लिए। ठीक है, अब इसमें एक एग्जांपल भी है कि कई बार जैसे कई बार हमारे घर पे या कोई भी डिलीवरी बॉयज आते हैं कुछ भी सामान डिलीवर करने, तो वो हमें बोलते हैं कि मैम हमें रेट कर देना, 5 स्टार दे देना, ये कर देना। वो क्यों बोलते हैं? उनकी परफॉर्मेंस रिव्यू हो रही होती है। जितने ज्यादा लोगों से उनको स्टार्स मिलेंगे, जितने ज्यादा स्टार्स मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग उनका प्रमोशन, इंक्रीमेंट या जो भी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से परफॉर्मेंस रिव्यू करी जाती है हर कंपनी में। तो क्वेश्चन आयर फुलफिल करवाते हैं या तो उसके टीममेट से, या तो उससे खुद से, या फिर उसके मैनेजर से, तो लाइक दैट। ठीक है, वर्क सैंपल वर्क सैम्पलिंग is an observation of employee performing their job task
at random intervals throughout the day. This method provides a snapshot of the variety and frequency of task involved in the job. अब वर्क सैम्पलिंग एंड ऑब्जर्वेशन लगभग काइंड ऑफ सेम ही है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है वर्क सैम्पलिंग में कि हम रैंडम बेसिस पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, बंदे को रैंडमली ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन में तो हमने अब डिसाइड कर ही लिया है कि भैया परफॉर्मेंस में कुछ दिक्कत आ रही है, गड़बड़ आ रही है, हमें रिव्यू करने के लिए उसे ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा। लेकिन वर्क सैम्पलिंग में नया बंदा कोई हम कंपनी में ज्वाइन किया, अब उसको हम रैंडम बेसिस पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि काम उसे समझ में आ रहा है या नहीं, सही कर रहा है या नहीं। या फिर कई बार हम ऐसा भी होता है वर्क सैम्पलिंग में कि उसे हम सैंपल काइंड ऑफ प्रोजेक्ट और सैंपल के लिए प्रोजेक्ट या कुछ असाइनमेंट दे देते हैं करने के लिए, तो ऐसा भी होता है। उसके बाद क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक में हमें उसे रियल टाइम कुछ भी रियल लाइफ की कुछ भी सिचुएशन दे देंगे, कुछ भी क्रिटिकल इंसिडेंट्स दे देंगे। अब उससे बोलेंगे कि भैया तू बता फिर इसको कैसे तू करेगा, इस चैलेंज को तू कैसे अचीव करेगा, उसकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। तो ये कुछ मेथड्स होती हैं जॉब एनालिसिस की, जिससे हम एनालाइज कर पाए कि वो बंदा परफेक्ट फिट है या नहीं उस जॉब के लिए। तो ये सारी चीजें कई बार ये जो है ना क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक, ये तो इंटरव्यू के टाइम पे, ऑन बोर्डिंग के टाइम पे जब बंदे को हायर भी कर रहे होते हैं ना, तो कई बार इंटरव्यू के टाइम पे केस स्टडीज दे दी जाती हैं या ऐसे रियल लाइफ इंसिडेंट्स दिए जाते हैं। अगर ऐसा हुआ तो तू क्या डिसीजन लेगा, डिसीजन मेकिंग स्किल्स चेक करने के लिए या उसका माइंडसेट चेक करने के लिए। तो कई बार ये क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक्स जैसी जो मेथड होती है ना, शुरू में ही इंटरव्यू के टाइम पे, ऑनबोर्डिंग के टाइम पे बंदे को इंटरव्यू में ही बता दिया जाए ये सिचुएशन है, अब इसको तू बता, इससे ओवरकम तू कैसे करेगा। तो ये तब भी होता है। तो ये सारी मेथड्स हैं जॉब एनालिसिस की, कि बंदा जो पर्सन है वो राइट फिट है या नहीं राइट उस जॉब के लिए। ओके, सो कंक्लूजन यही है कि ये जो प्रोसेस है ना जॉब एनालिसिस बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, ठीक है। और ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल प्रोसेस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए भी। क्योंकि जॉब एनालिसिस जो पर्सन करता है, उसको पहले खुद को जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जॉब टास्क, ड्यूटीज, जॉब की क्या रिक्वायरमेंट है वो डीप में समझनी पड़ती है। उससे जब तक नहीं आएगा वो हायर कैसे, राइट पर्सन को हायर कैसे करेगा वो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब तक उसे खुद ही कुछ नहीं आएगा समझ में तो कर ही नहीं पाएगा। तो पहले उसे खुद को सब सब चीजें डीप में बिल्कुल थॉरो स्टडी करनी पड़ती है, बिल्कुल थॉरोली समझनी पड़ती है कि हमें कितने ईयर वाले बंदे की रिक्वायरमेंट है, क्या ईयर ऑफ व्हाट, लाइक हाउ मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ही शुड हैव, एंड उसके बाद उसके पास क्या स्पेसिफिक स्किल सेट होनी चाहिए, और क्या टास्क, क्या ड्यूटीज, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसे फुलफिल करनी होगी। तो उस हिसाब से हम उसे इंटरव्यू में जज करें। और दूसरी बात ये कि कई लोगों का एक्सपीरियंस तो है, चलो 5 साल का 6 साल का जो भी, हमें अगर एक्सपीरियंस बंदा चाहिए तो, पर एक्सपीरियंस किस फील्ड का है, आईटी का है, नॉन आईटी का है, मैन्युफैक्चरिंग का है, कहाँ का है, वो भी मैटर करता है। तो ये सारी चीजें जो जॉब एनालिसिस जो पर्सन करेगा उसे बिल्कुल थॉरो समझनी आनी चाहिए। जो हायरिंग करेगा उससे भी हर चीज बिल्कुल थॉरोली पता होनी चाहिए, बिकॉज जब वो इंटरव्यू लेगा तो वो उसी बेसिस पे उसे जज करके लेगा। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन में। और ऐसा भी होता है कई बार गलती भी हो जाती है, गलत भी हम पर्सन को हायर कर लेते हैं, फिर बाद में भी हमें जॉब एनालिसिस करना पड़ता है कि उसे फिर सही कैसे किया जाए, ट्रेनिंग किस तरीके की ट्रेनिंग दी जाए, क्या किया जाए जो हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो पाए, वो सारी चीजें। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। Thank you guys. Thank you for watching my video. Please like, subscribe and share, and also please do comment if you have any query and if you have some new topics to suggest me. So just please suggest that I'll make videos on that. And yeah, please like, share and subscribe. Thank you so much. And